नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पहले 11 आर्टिकल्स के बारे में। ये वो आर्टिकल्स हैं जो एक नए-नए बने देश के सामने खड़े दो सबसे बड़े सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए, जब कोई नया देश बनता है तो उसके सामने सबसे बड़े सवाल क्या होते होंगे। पहला तो यही कि भाई ये देश है क्या, इसकी हदें, इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। और दूसरा उतना ही जरूरी सवाल कि इस देश के लोग कौन हैं, कौन कहलाएगा इसका नागरिक। हमारे संविधान के जो पहले 11 अनुच्छेद हैं ना, वो इन्हीं दो बुनियादी सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा संविधान भारत को डिफाइन कैसे करता है, और इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में। आर्टिकल 1 मतलब पहला ही आर्टिकल, यही हमारे देश को उसका ऑफिशियल नाम और उसकी पहचान देता है। यह कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये सुनने में तो बस एक लाइन लगती है ना, पर इसके हर शब्द में, खासकर यूनियन शब्द में, एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। अब ये जो शब्द है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, यही सबसे कमाल की बात है। हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि फेडरेशन बनता है एक अग्रीमेंट से, एक समझौते से, पर भारत के राज्य किसी समझौते से एक साथ नहीं जुड़े हैं, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का, मतलब टूटने का, कोई अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है, भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। और देखिए ये अंतर यहाँ कितना साफ साफ दिखता है। एक यूनियन या संघ एक ऐसी मजबूत कड़ी की तरह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य इसका हिस्सा है पर इससे अलग नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन एक समझौते से जुड़ी हुई चीज है, जहां शायद अलग होने का रास्ता हो सकता है। इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर थे। भारत एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, एक अविनाशी संघ। अच्छा, तो ये संघ बनता कैसे है या बदलता कैसे है? यहीं पर आते हैं आर्टिकल 2 और 3, जो हमारी पार्लियामेंट को जबरदस्त पावर देते हैं। आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट किसी भी नए इलाके को भारत में शामिल कर सकती है, एक नए राज्य के तौर पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। और आर्टिकल 3 तो और भी ज्यादा पावरफुल है। इसके तहत संसद भारत के अंदर का पॉलिटिकल नक्शा ही बदल सकती है। मतलब किसी भी राज्य की बाउंड्री बदलना, उसका नाम बदलना, या फिर एक राज्य को तोड़कर दो बना देना, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए ये जो बड़े बड़े बदलाव है ना, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये सारे काम संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। कोई स्पेशल मुश्किल प्रोसेस की जरूरत ही नहीं। तो ठीक है, पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि भारत क्या है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर कि भाई इस देश का नागरिक कौन है? कौन है इंडियन सिटीजन? और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 में। अब जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। साल था 1950। देश का अभी अभी बंटवारा हुआ था, पार्टीशन। लाखों लोग बॉर्डर के इस पार से उस पार जा रहे थे। ऐसे में यह तय करना कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसीलिए संविधान के जो शुरुआती आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, ये खास तौर पे उसी वक्त की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाए गए थे। आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए था जो तब भारत में रह रहे थे। आर्टिकल 6 और 7 उन लोगों की नागरिकता के लिए थे जो पाकिस्तान से आए थे या पाकिस्तान जाकर वापस आए थे। और आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए था। ये सब एक तरह से उस वक्त के लिए वन टाइम सॉल्यूशन थे। लेकिन इन सब में से 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतने ही रेलेवेंट और जरूरी हैं, और वो हैं आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 9 ये बात करता है सिंगल सिटीजनशिप की, यानी एकल नागरिकता। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। लेकिन नागरिकता के मामले में भविष्य के लिए जो सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल और जरूरी आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 11।
ये आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी और आखिरी पावर देता है। मतलब फ्यूचर में किसे नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी या किसकी नागरिकता खत्म होगी, ये सब कुछ तय करने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और हमारी पार्लियामेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया भी। इसी आर्टिकल 11 के आधार पर 1955 में बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट। आज की तारीख में भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम और कानून इसी एक्ट के तहत चलते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समराइज करते हैं। हमने देखा कि कैसे संविधान की नींव रखने वाले इन दो बड़े सवालों के जवाब दिए गए। तो पहला सवाल था, भारत क्या है? संविधान का जवाब क्या था? ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक ऐसा अविनाशी संघ जिसके अंदर का नक्शा हमारी पार्लियामेंट जब चाहे बदल सकती है। और दूसरा सवाल, भारतीय नागरिक कौन है? इसका जवाब संविधान ने 1950 के लिए दिया। सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल सेट किया और भविष्य के सारे नियम बनाने की पावर पार्लियामेंट को दे दी। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है, ये जो पहले 11 आर्टिकल्स हैं, ये आज भी भारत की एकता, इसकी यूनिटी और इसकी पहचान को किस तरह से शेप दे रहे हैं।